हिट विकेट बाय एम्बस में आप सबको वेलकम करते हैं। और आज मेरे साथ स्पेशल गेस्ट है फ्रॉम ओमान, नोमी ऑन द गो, नुमान चौधरी, नोमी भाई हमारे। तो नोमी भाई, सबसे पहले थैंक यू सो मच, आपने स्पेशल टाइम निकाला, बहुत अच्छा लगा है। मतलब मेरे पास शायद अल्फाज नहीं है। सो मैं टाइम वेस्ट किए बगैर सीधा टॉपिक पे आता हूँ। वर्ल्ड कप अब शुरू होने लगा, अभी वर्ल्ड कप वीक ही है, वार्म अप मैचेस और ये। इस वर्ल्ड कप को आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि बहुत हाइप है इस वर्ल्ड कप की। हमने देखा जिस तरह पाकिस्तान टीम का वेलकम हुआ है, मतलब बाकी टीम्स भी आ रही हैं इंडिया, लेकिन पाकिस्तान टीम को जिस तरह एक स्पेशल किया जा रहा है, कवरेज मिल रही है, हर चीज अब डे टू डे जैसे लग रहा है कोई सेलिब्रिटी ही आए हुए हैं, इससे अलग ही सीन चल रहा है। इस चीज को आप कैसे देख रहे हैं? और पाकिस्तान टीम को ओवरऑल आफ्टर द डिबाकल ऑफ एशिया कप, जो हमने एशिया कप में देखा है, किन चीजों पे अब काम भी हुआ होगा? ऑब्वियसली सारे बैठे होंगे तो हमें ये चीज नजर आ रही है कि इतनी चेंजेस नहीं हमें नजर आई जो कि हम सुन रहे थे। तो ओवरऑल कैसे आप ये देख रहे हैं इस वर्ल्ड कप को और पाकिस्तान टीम को? देखिए, सबसे पहले तो पाकिस्तानी टीम इंडिया जाके वर्ल्ड कप खेल रही है। और इसमें जो आपने हाइप की बात की है, तो दिस वाज समथिंग ऑब्वियस। मतलब अगर इंडियन टीम पाकिस्तान आए या पाकिस्तान इंडिया का टूर करे तो इस किस्म की हाइप एक्सपेक्टेड है। दूसरी तरफ इस हाइप की एक और वजह यह है कि पाकिस्तान की ओवर द कोर्स ऑफ लास्ट 2 to 3 years जो परफॉर्मेंसेज रही हैं और जो पाकिस्तान ने क्रिकेटिंग सुपरस्टार्स पैदा किए हैं, अगर आप बाबर की बात करें, शाहीन देख लें, रिजवान देख लें, फिर वर्ल्ड कप में इफ्ती ने इंडिया के अगेंस्ट अच्छी बैटिंग की थी। तो उसकी एक वजह तो हमेशा से जो ट्रेडिशनल आर्च राइवलरी इंडिया पाकिस्तान की चल रही है। दूसरी वजह पाकिस्तान में क्रिकेट का बूम जो पीएसएल के बाद से आया है, जो क्रिकेटिंग सुपरस्टार्स है। मैं एक वजह ये देखता हूँ कि इंडिया में भी पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बड़ी फैन फॉलोइंग है। आप भी देखते हैं कि जिस जिस तरह प्रेस किया जाता है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को, वो एक बड़ी अच्छी चीज है। दूसरी तरफ आपने एशिया कप के डिबाकल की बात की, तो देखें, हमारी कौम, वैसियत कौम, हम ना बड़े बड़े जज्बाती हैं, बड़े इम्पेशेंट हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की या क्रिकेट बोर्ड की या मैनेजमेंट कमेटी जो चल रही है, सिलेक्शन कमेटी, उनकी एक अच्छी बात यह है कि वो अगरचे पैनिक जरूर हुए, जिस तरह क्रिकेटिंग फैंस पैनिक हुए, उसी तरह हमारी मैनेजमेंट कमेटी और सिलेक्शन कमेटी भी पैनिक हुई। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कंसिस्टेंटली उन्हीं प्लेयर्स को चांस दिया है जो एशिया कप में थे। क्योंकि अगर आप यूनिट या वो कॉम्बिनेशन चेंज कर देते तो फिर आपके पास एक रीजन आ जाती कि यार टीम अच्छा नहीं खेल रही, बॉयज जेल इन नहीं हो पा रहे, इनकी आपस में बॉन्डिंग नहीं है, वो टीम का माहौल। अब कोई आपके पास जो है वो बहाना नहीं है। अब आपने वही टीम कंटिन्यू की है, विच इज आई बिलीव अ गुड थिंग, कि आपको कंसिस्टेंसी से चांसेस देने चाहिए प्लेयर्स को। अच्छा बुरा दिन सबका होता है यार, हमारा बतौर इंसान या बतौर प्लेयर अच्छा बुरा दिन सबका आता है। किसी दिन परफॉर्मेंस होती है, किसी दिन नहीं होती। प्लेयर्स भी इंसान है, ऑन अ गिवन डे उनसे भी खराब परफॉर्मेंसेज हो जाती हैं। तो ऑल इन ऑल आई पर्सनली बिलीव कि ये एक अच्छी चीज है कि आपने कंसिस्टेंसी के साथ प्लेयर्स को मौका दिया, चाहे वो फखर हो, चाहे वो शादाब हो, चाहे वो कोई और प्लेयर हो कि जो आउट ऑफ फॉर्म था, लेकिन आप उसको टीम के साथ लेकर जा रहे हो, आप उसको बैक कर रहे हो उसकी एबिलिटीज और उसके स्किल्स और उसकी प्रीवियस परफॉर्मेंसेस की वजह से। नहीं, बिल्कुल आई टोटली एग्री। जो आपने स्टार्टिंग में बात की कि पीएसएल की वजह से, और जिस तरह हमने, मेरा ख्याल है, आई थिंक एशिया कप लास्ट ईयर और वर्ल्ड कप जो 21 में था, जो इंडिया को हराया, उसने बहुत इम्पैक्ट डाला है, जो कि हमें नजर आया। ऑल्दो हमने 2016 में भी T20 वर्ल्ड कप खेला, हम 2011 में भी, तो वो उस तरह हाइप नहीं थी, इस तरह डे टू डे अपडेट्स आ रही थी कि प्लेयर्स क्या खा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, ये चीजें, इसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट है और वो चीज हम नजर भी आ रही है। सेकेंडली, टोटली एग्री, एक आधे प्लेयर की तो डिस्कशन हो सकती है कि इसको होना चाहिए था, लेकिन ओवरऑल स्क्वाड को छेड़ा नहीं। जो इंजमाम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, जो कि कुछ बातें उन्होंने नहीं भी सही की, जिसमें हम कर सकते हैं, वह डिबेटेबल है, बट ओवरऑल अच्छा है। 3 साल से यही लड़के हैं, यही इफ्तिखार है जिसमें परफॉर्म करके दी, यही रिजवान, बाबर, सब वही है। सो टीम हमारी एक तरह से जेल्डी है और ये चीज अच्छी भी है। वार्म अप मैचेस को आप कैसे देख लो? क्या जो जिन प्लेयर्स को एशिया कप में चांस नहीं मिला उनको लेके आना चाहिए, एक दफा चेक कर ले? फॉर एग्जांपल शान, साउथ शकील है, उसामा मीर है, या इवन वसीम जूनियर, हमने एक मैच में उसको फारिग कर दिया कि जी ये फारिग है, ये कर ही नहीं सकता। ये भी एक माइंडसेट बन जाता है हमारे यहाँ। हम वेट कर रहे होते हैं कि प्लेयर कब बुरा करे तो हम उसकी उड़ाएं, हम उसको। इस चीज को आप कैसे देख लो? क्या हम, क्योंकि ये दो मैच बहुत क्रूशल है अगेंस्ट न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि हमने एक ही सी वेन्यू पे ही अपने दो मैच खेले। एब्सोल्युटली। देखिए, सबसे पहली चीज तो ये कि जिस तरह आपने कहा था कि हमें कॉम्बिनेशंस तो डिफरेंट ट्राई करने हैं, बिकॉज यू नेवर नो, वर्ल्ड कप में खुदा ना खास्ता कोई प्लेयर इंजर्ड हो सकता है, किसी प्लेयर की फॉर्म चली जा सकती है, तो आपको ये चीज बैकअप रखनी है। मैं काफी अरसे से ये चीज कहता आ रहा हूँ और मेरी जाती तौर पे ये राय है, मैं लिखता भी रहा हूँ, कहता भी रहा हूँ कि आपको साउथ को अगर खिलाना है तो साउथ को आपको
उसका नंबर देखना होगा। साउथ के नंबर पे आपके टीम के वो बैटिंग करते हैं जिनकी इस टीम पे सबसे ज्यादा चलती है। मतलब नंबर 4 पे रिजवान खेलते हैं और उनकी सबसे ज्यादा चलती है, और सबको पता है कि किस वजह से उनकी चलती है। तो साउथ को अगर आपने खिलाना है, जिन्हें मैं समझता हूं कि खिलाना चाहिए, आप साउथ को बारी करवाएं तो आप उन्हें नंबर 4 पे बारी करवाएं। क्योंकि लास्ट मैच में हर बंदा ये कहता है कि यार रिजवान की एवरेज 40 से 45 की एवरेज है, नंबर 4 पे रिजवान अच्छी बारी करते हैं। आप थोड़ा सा कंपैरेटिव एनालिसिस कर लें, लास्ट मैच में रिजवान नंबर 4 पे बैटिंग कर रहे हैं, लेकिन आप उनका एंट्री पॉइंट देखेंगे जब वो बैटिंग करने आए, फिर मैच जितना कम ओवर्स का हो गया तो वो नंबर 5 ही, टेक्निकली वो नंबर 5 बन रहा था। ठीक है, और जहां से उन्होंने बैटिंग की, और रिजवान का स्टाइल भी यही है कि वो प्रॉपर T20 की जिस तरह उनकी गेम बनी हुई है कि वो शुरू में थोड़ा हल्का फिर एक्सेलरेट करते हैं। तो रिजवान इज मेड फॉर दैट रोल कि वो आपको एक जो है ना आखिर में तेज खेल के दे सकते हैं। वेरस नंबर 4 पे आपको एक बड़ा सॉलिड बैट्समैन चाहिए, बड़ा टेक्निकली साउंड प्लेयर चाहिए साउथ की तरह का, कि जो मिडिल ओवर्स में खेल सके। मिडिल ओवर्स में हम सबको पता है कि मोस्टली टीम स्पिनर्स यूज करती हैं, और स्पिनर्स के अगेंस्ट जितनी अच्छी बैटिंग साउथ करते हैं, मेरा ख्याल है इस वक्त पाकिस्तान में स्पिन को खेलने वाला साउथ से बेहतर कोई प्लेयर नहीं है। दूसरी तरफ आपने वसीम जूनियर का कहा, तो देखिए उसमें भी फिर आपको ये देखना होगा कि आपने हैदराबाद में अपने पहले दोनों मैचेस में कॉम्बिनेशन क्या खिलाना है। क्या आप कितने पेसर्स के साथ जा रहे हैं, क्या हसन खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, शाहीन के साथ नया बॉल किसने करना है। अगर आप हसन को खिला रहे हैं और वसीम जूनियर को खिला रहे हैं, तो उनमें से शाहीन के साथ नया बॉल कौन करेगा, क्या हारिस शाहीन के साथ नया बॉल करेंगे या हारिस फर्स्ट चेंज पे आएंगे। तो आपको बहुत सारी परम्यूटेशंस और कैलकुलेशंस करनी है, और उस हिसाब से आई पर्सनली बिलीव पाकिस्तान को इन दोनों वार्म अप मैचेस को सिर्फ ऐसा नहीं लेना चाहिए कि यार हाँ बस हम जीतने के लिए खेल रहे हैं, या हाँ बस जिस तरह पाकिस्तान की नेचर रही है, हमने आखिरी 2 साल में देखा कि चाहे वो नेदरलैंड्स हो, चाहे वो जिम्बाब्वे हो, नमीबिया हो, नेपाल हो, फुल स्ट्रेंथ खिलानी है भाई, क्योंकि जीतना है, क्योंकि क्योंकि रिकॉर्ड बनाने। ऐसा होना नहीं चाहिए। आपको टीम का कल्चर चेंज करना है, रादर देन गोइंग ऑल आउट विद योर ऑल स्ट्रेंथ। आपको अपनी बेंच स्ट्रेंथ को भी चांस देना है। तो इन 2 मैचेस से आप ये बेहतर अंदाज से सीख सकते हैं कि आपको अगर साउथ को खिलाना है तो कहां खिलाना है। और दूसरी तरफ आपको यह देखना है कि नई बॉल शाहीन के साथ किसने शेयर करनी है। क्या हसन को आपने नई बॉल देनी है? अगर तो हसन को देनी है तो फिर आप हसन को इन दोनों वार्म अप मैचेस में नई बॉल दें। और फिर आपने ये देखना है कि पुरानी बॉल से आपने गेंद वसीम से करवानी है, जो रिवर्स भी करते हैं, तो फिर आप वसीम को जो है वो पुरानी गेंद से जो है वो बॉलिंग करवाएं। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है। आखिर में आपने उसका उसामा मीर का पूछा था, तो उसामा को मैं समझता हूं कि या तो आपको ये दोनों वार्म अप मैचेस देने चाहिए, या आपको एक वार्म अप मैच देना चाहिए। जिन वेन्यूज पे जहां पर श्रीलंका के स्पिनर्स पूरे 10 के 10 आउट जो है वो स्पिनर्स कर रहे हैं इंडिया की बैटिंग के अगेंस्ट, वहां पर आपने उन सरफेसेस पे उसामा मीर को एशिया कप में एक मैच भी नहीं दिया। मतलब कितनी ज्यादती की बात है। और उसके बाद आप बगैर मैच दिए उसामा मीर को वर्ल्ड कप टीम से भी बाहर कर रहे थे, रिजर्व में डाल रहे थे। वो तो भला हो उनके ट्वीट का या और 2-4 लोगों का कि उसामा बच गए, वरना वो तो आपकी वर्ल्ड कप स्क्वाड से भी बाहर जा रहे थे। तो आपको इन दोनों मैचेस में उसामा को चांस देना है, उनको 100% जो है वो बैकिंग देनी है कि यार आप अपने आप को एक्सप्रेस करो। देखिए आप भी क्रिकेट देखते हैं, कितने अरसे से ग्राउंड में जा रहे हैं, प्लेयर से उठ बैठ रहे हैं। जब तक आप प्लेयर को मेंटली ये चीज नहीं कहते कि यार तुम्हें बैकिंग है, यू हैव टू एक्सप्रेस योरसेल्फ। रिजवान क्यों इतने बड़े प्लेयर बने हैं, बाबर क्यों इतने बड़े प्लेयर बने हैं, शादाब क्यों इतने बड़े प्लेयर बने हैं, आसिफ अली क्यों इस्लामाबाद यूनाइटेड से बड़ी इनिंग्स खेलते हैं, उन्हें बैकिंग होती है। प्लेयर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये उसका उसका मेंटली जो है वो स्ट्रांग होना जरूरी है। नहीं, टोटली एग्रीड इस बात पे कि ये तो मैंने खुद देखा, आपने भी एक्सपीरियंस किया है कि जब इन्हीं प्लेयर्स को पीएसएल में हम देखते हैं मैनेजमेंट बैक कर दिया, तो ये प्लेयर्स ऐसे ऐसे मैच जिताते थे कि आप कहते हो यार ये पॉसिबल ही नहीं था। आसिफ अली की बात की आपने आपने उसामा की बात की, रिजवान बाबर एग्जांपल है। इवन नवाज, नवाज को हमने देखा है कि कैसे उन्होंने पीएसएल में मैचेस जिताए हैं, उस चीज का बहुत ज्यादा। और आई थिंक हमें इस पे जाना भी चाहिए। इसमें ये भी मेरा आगे थोड़ा सा फर्दर क्वेश्चन ये है, क्योंकि फखर की फॉर्म बड़ी कंसर्निंग रही है पूरे एशिया कप में, अफगानिस्तान सीरीज में। उससे पहले तो रन ही रन थे। अब्दुल्ला को ट्राई करना चाहिए हमें, क्योंकि अब्दुल्ला को अगर हमने देखा कि जब ट्राई किया, जब फखर की फॉर्म होती है तो मिडिल ऑर्डर में कर लेते हैं। वो मिडिल ऑर्डर में जाया करने वाली बात है, क्योंकि वो ओपनर है। नेचुरली वो ओपनर है, तो अगर आप ओपनर को फोर्थ पे करोगे वो कभी भी नहीं कर पाता, अनटिल और अनलेस आप शाम मसूद जैसे प्लेयर हो जो कि अपना गेम चेंज कर लेते हो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अब्दुल्ला को चांस देना चाहिए इस टाइम पे, या फखर को ही बैक करेंगे देंगे? देखिए ये एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरा ये सिचुएशन बड़ी ट्रिकी है। आपने दो मैचेस खेलने हैं, उसके बाद आपका
दो नॉमिनल टीम से, श्रीलंका और नीदरलैंड से मैच है, फिर आपका इंडिया से मैच है। सो आपको यहाँ पे ये डिसाइड करना है, अपने आप को ज़हनी तौर पे ये पूछना है अपने आप से कि क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं फखर का फेलियर। क्योंकि ये चीज तो कंफर्म है तकरीबन 90% कि आप इंडिया के अगेंस्ट फखर को ही खिलाओगे, बिकॉज आपके जहन में एक ही चीज चल रही है कि फखर बड़ा मेंटली स्ट्रांग है, फखर बड़े मैच का प्लेयर है, विच इज एब्सोल्युटली राइट। फखर ने आपको बड़े मैचों में बड़े बड़े रन करके दिए हैं। तो आपको ये देखना है कि अगर तो आप फखर के फेलियर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप खिला दें, क्योंकि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, रिस्क तो आपको फखर की उसमें मिलेगा। तो अगर आप मेरे से पूछते हैं तो आई वुड रादर हैव अब्दुल्ला शफीक इन वन वार्म अप मैच। एक वार्म अप मैच आप अब्दुल्ला शफीक को खिला के उनकी जो है इन सिचुएशन में, इन कंडीशंस में आप उसकी बारी देख लें। क्योंकि देखिए, एक चीज तो हम सबको पता है कि जो टेक्निकली साउंड प्लेयर होता है वो कहीं भी मार नहीं खाता, अनटिल एंड अनलेस बहुत ही कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन हो, गेंद इतना इतना गज गज जो है वो हिल रहा हो। टेक्निकली साउंड प्लेयर कभी भी मार नहीं खाता। अब्दुल्ला की जिस तरह की टेक्निक है, हमने देखा कि अगरचे थोड़ी स्लो 50 थी श्रीलंका के अगेंस्ट उनकी एशिया कप के आखिरी मैच में, लेकिन चूंकि वो टेक्निकली साउंड है, चूंकि जो टेक्निकली साउंड प्लेयर अगर वो मुश्किल में भी है तो उससे मुश्किल से निकलने का तरीका उसे आता है। फखर के अगर आप आखिरी 10 से 11 डिसमिसल उठा के देख लें, जिस तरह वो आउट हो रहे हैं, ही लुक्स एब्सोल्युटली अगली। वो अक्रॉस खेल रहे हैं, कहीं सीधी गेंद को जो है वो घुमाकर खेल रहे हैं, बोल्ड हो गए, कहीं क्रॉस द लाइन पूरा आ गए हैं, स्पिनर को स्वीप करते हुए आउट हो गए हैं, वो स्लिप में कैच आउट हो रहे हैं, बाहर की जाती हुई गेंद को छेड़ रहे हैं। तो जहां पे चीज आपकी टेक्निकली साउंड प्लेयर के पास आती है उसका कोई मुकाबला नहीं है। तो मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि आपको एक दो वार्म अप मैचेस में से एक मैच अब्दुल्ला को जरूर देना चाहिए। नहीं, भी बड़ी जबरदस्त बात की अब्दुल्ला शफीक की उस इनिंग्स की, वो 50, वो आई डोंट थिंक वो स्लो थी, वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग थी। जिस तरह गेम ग्रिप हो रहा था, बिलाल के तो पिक ही नहीं होता जिस तरह, लेकिन अब्दुल्ला शफीक और इवन बाबर भी जब खेल रहा था, दोनों जिस तरह हैंडल कर रहे थे उसको, स्पेशली अब्दुल्ला जिस तरह उसने निकल के छिक्का मारा था उसको बिलाल को, जब उसका गज गज गेंद हम देख रहे थे। और वही अगेन टोटली एग्रीड, जब एक टेक्निकल प्लेयर आता है तो वाकई उसको आइडिया होता है कि कैसे सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेलना, निकाल लेंगे। एक पाकिस्तान टीम के स्क्वाड के हवाले से एक आखिरी क्वेश्चन, आगे फिर हम करेंगे कंटिन्यू बात। इस स्क्वाड में जो 15, अब जो भी है यही है, अब इसी को बैक करना है, लेकिन लेकिन हमने कोई गलती तो नहीं कर दी कि हमने एक कीपर को रिजर्व में डाल दिया, कि हम हारिस को या किसी एक को हम साथ रख सकते थे, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। हमें पता है रिजवान का वो चलते रहते हैं निगल्स, या कोई बैक की स्ट्रेन, कुछ भी हो सकता है, गॉड फॉरबिड। कीपर कोई भी नहीं है, ये कुछ, ये बड़ा एक वो वाला है कि आप हाथ पैर फूलने वाली सोच के कुछ होता है यार, ये अगर हो गया फिर क्या करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो इस चीज में जो है ना टेक्निकल पॉइंट ये है कि आपको कीपर रिजर्व में अलावा, प्लेइंग रिजर्व के अलावा आपको कीपर 15 में रखना चाहिए था, एक एक आपका बैकअप विकेट कीपर। और वो होना कौन चाहिए था, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, नो डाउट यंगस्टर्स को बैक करने का मैं भी कहता हूं, आप भी कहते हैं, हम लिखते भी हैं, हम इस चीज की सपोर्ट में भी हैं। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां पर आपको चाहिए होता है तजर्बा। आप देखिए, फॉर्मेट्स को जो है वो आप उसमें जो है ना फॉर्मेट्स के झंझट में ना जाएं। अगर मोहम्मद हारिस ने आपको T20 वर्ल्ड कप में अच्छी परफॉर्मेंस दे दी है, ठीक है, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट आप फंसे हुए थे, साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट आके उन्होंने तेज तेज स्कूप मार दिए, कट मार दिया, पुल मार दिया, तेज रन कर दिए। दिस डज नॉट मीन कि आप मोहम्मद हारिस पे 50 ओवर वर्ल्ड कप में रिलाय कर सकते हैं। नो डाउट हारिस एक बहुत बड़ा आपका आपका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट है, आपका शाइनिंग स्टार है। लेकिन आपको ये चीज देखनी चाहिए थी कि आपकी टीम में मिडिल ऑर्डर में स्टेबिलिटी चाहिए आपको। ठीक है, आपकी टीम को अगर सबसे पहले तो आपको बैकअप विकेट कीपर चाहिए ही चाहिए। फिर बैकअप विकेट कीपर में दो चॉइसेस हैं, एक इनएक्सपीरियंस प्लेयर है जिसके पास शायद 5 से 7 वनडे के एक्सपीरियंस भी नहीं है, दूसरा वो प्लेयर है जो पाकिस्तान के लिए ओवर द कोर्स ऑफ मेरा ख्याल है पिछले 17 से 18 साल से पाकिस्तान के क्रिकेटिंग सर्किट में किसी ना किसी तरह इन्वॉल्व है। ठीक है, तो मुझे ये लग रहा है कि थोड़ी बहुत, मतलब मैं वो किसी सूरत उसमें नहीं हूं कि यार वो इस जगह से है, वो इस जगह से है, मैं ना ऐसी सोच रखता हूं ना ऐसा होना चाहिए। तो मैं पर्सनली ये इस चीज पे यकीन रखता हूं कि आपको एक विकेट कीपर रखना चाहिए था, और वो विकेट कीपर टॉप 15 में जो रिजर्व विकेट कीपर होता या बैकअप विकेट कीपर होता, वो सरफराज को होना चाहिए था, बिकॉज ऑफ हिज एक्सपीरियंस, बिकॉज ऑफ हिज एबिलिटी टू प्ले अगेंस्ट द स्पिनर, एंड बिकॉज ऑफ ऑल द जो डिफरेंट पर्सनैलिटी ब्रिंग्स इन द टीम। वो जिस तरह लड़कों को जोड़ के रखता है, हाँ बाबू मेरा बच्चा तू इधर आ जा, तू मतलब एक चीज ये बड़ी जरूरत होती है टीम के लिए। इतने बड़े इवेंट में तकरीबन पौने 2 महीने, 1.5 पौने 2 महीने इन पूरी टीम ने साथ रहना है, तो एक इस तरह का प्लेयर होना चाहिए।
एक जो ना प्लेयर्स बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, बड़े भाई की तरह या कुछ तो फादरली फिगर की तरह सैफी को ट्रीट करते हैं। तो और जिस तरह का, वंस अगेन ये सब बातें एक तरफ है, तजर्बा, स्पिन को खेलने की अप्रोच, इनिंग्स को आगे जो ना बिल्ड करने की अप्रोच, आप जो जिस तरह वो गियर चेंज करते हैं सैफी, वनडे के लिए सैफी वो सूटेबल। T20 में आप फिर डिबेट कर सकते हैं कि वो बैटिंग उनकी उस तरह नहीं है, बट वनडे के लिए बहुत सूटेबल थे सरफराज। इसमें फिर ये भी क्वेश्चन आता है ना कि वही वाली बात रिपीट होती है। ठीक है, एक्सपीरियंस है, स्पिन खेलना बहुत अच्छा होता है। अभी काइजन ट्रॉफी में भी रन्स किए हैं, नजर आ रहे हैं, शेप में भी है, और उससे पहले भी जब पाकिस्तान टीम में कमबैक हुआ टेस्ट मैचेस में भी परफॉर्म किया। बट एक तरफ काउंटर आर्गुमेंट वही आता है कि हारिस यंग है, चांस देना चाहिए। लेकिन अगर हारिस को भी अगर देना है, लेट से अगर हम हारिस को भी फिर टीम में रखें, डिबेट के तौर पे बात है, तो हारिस का नंबर तो आता है नंबर 6 या 7 पे। हारिस उस नंबर का प्लेयर है। हम गलती क्या करें, जो शायद आप भी एग्री करोगे या नहीं, श्रीलंका से जब मैच हुआ हमने हारिस को गलत नंबर पे बैटिंग करवाई। उसका नंबर वो नहीं था 5, वो नंबर 7 का प्लेयर है। एक मैच शायद आपको याद होगा अगेंस्ट न्यूजीलैंड था, तो जिसमें पाकिस्तान ने ओवर 350 किया, तो हारिस ने 30-40 कुछ 17-18 बॉल्स में किया। सो हमें ये भी नहीं ना पता था। हमारे यहाँ ये भी बड़ा मसला है। जैसी भी मैनेजमेंट हो, कोई भी हो, चाहे डेटा की हो चाहे ना डेटा की हो, करती बेवकूफी है ये सर। इस पे अगर आप एग्री करते हैं कि नहीं, क्योंकि हमने देखा है, हम गलतियां करके नहीं सीख रहे, हम वही गलतियां रिपीट भी करते हैं। सपोर्ट सब है अपनी जगह, लेकिन क्रिटिकल होना भी जरूरी है, क्योंकि बड़ा इवेंट है। हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टीम से अच्छा करे। सर देखिए, आप जिस श्रीलंका के अगेंस्ट मैच की बात कर रहे हैं उसमें आपने हारिस को भेजा, फिर आपने नवाज को भेजा, फिर आपने इफ्ती को भेजा। इसी इफ्ती को आपने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट होम सीरीज में T20 में देख लें किस नंबर पे बारी करवाई। अब इसी इफ्ती को, ये अलग मैं टॉपिक शुरू कर रहा हूँ, इसी इफ्ती को आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में D कैटेगरी दे दी। मुझे एक बात नहीं समझ आती कि यार आपका इफ्ती के साथ मसला क्या है, कि जेर जे जड़ा बंदा रन करे फिर भी मसला है और ना करे तब भी मसला है। अब वो रन कर रहा है तो आप उसको इतनी नीचे बारी करवा रहे हैं। तो कमिंग बैक टू हारिस पॉइंट, कि हारिस अगर आपकी वनडे टीम में खेलेगा तो हारिस आखिरी 8 से 7 ओवर 6 ओवर में बारी करेगा, उसके अलावा कहीं बारी नहीं करेगा। आप उसको आपने ऊपर बारी करवा के देखें। टेम्परामेंट एक बंदे का होता है, एक बंदे का कंपोजर होता है बारी करने का, इनिंग्स को लेके जाने का। मैंने एक ट्वीट की थी इस पाकिस्तान वनडे कप में, हारिस की टीम 14 ओवर में उसके 5 या 6 आउट हुए हुए थे। 36 ओवर रहते थे अभी इनिंग की, हारिस हवा में खेल के आउट हो गया। ऐसे प्लेयर नहीं चाहिए भाई हमारी टीम को वनडे में। 36 ओवर रहते हैं आपकी टीम के, आप खड़े होके बारी कर सकते हैं, रन कर सकते हैं, आगे लेके जा सकते हैं, मोमेंटम बना सकते हैं टीम का। आउट हो गए भाई, क्यों? क्योंकि क्योंकि इंटेंट है। इस इंटेंट ने जितना मरवाया है ना हमारी क्रिकेट को, इतनी किसी चीज ने हमारी क्रिकेट को डेंट नहीं किया जितना इस एक इंटेंट, और फजूल की इंटेंट है भाई। 36 ओवर पड़े हैं, खुदारा आराम से रुक के खेल लो, लेकिन नहीं, क्यों इंटेंट है? अब ये इंटेंट मुझे नहीं समझ आता, ये दूसरी टीम के लिए इंटेंट है या अपनी टीम के लिए इंटेंट है? तो खैर, आपको अगर तो हारिस को खिलाना है तो आपको हारिस का नंबर देखना होगा, कि आपको बिल्कुल जब जब 8 ओवर रह जाए, 6 ओवर रह जाए, 7 ओवर रह जाए, तब हारिस को ही फिर मिडिल ऑर्डर में खिलाना था, तो फिर आप मैं दूसरे भाई वही तो साहब को कह ले रहा हूँ। जाते। देखिए, एक तो उसको 15 में भी नहीं रखा, रिजर्व में रखा है। मेरा पॉइंट ये है कि ड्यूरिंग द मैच अगर कोई रिजवान को निकल आए इंजरी, कोई निगल, कोई साइड स्ट्रेन, कोई बैक का इशू, क्योंकि होता है कि 1.5 महीना वर्ल्ड कप गुजारते हैं, ऑलमोस्ट 2 महीने भी, आपने खुद ही बात की थी। फिटनेस भी आसान नहीं है, क्योंकि मौसम इंडिया पाकिस्तान का सेम ही है, एक ही जैसे है। ये है कि जब आगे वर्ल्ड कप जाएगा तो शायद चेंज हो जाए, लेकिन फिटनेस तो मांगती है चीज। हमारे पास बैकअप में कोई कीपर नहीं, इमाम से तो करवाने से रहे, कौन आएगा ये किसी को आइडिया नहीं। ये मसला मुझे सिर्फ पूरी इस टीम में रहा है, बाकी बस वो देखते क्या होता है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात की है, मुझे तो हंसी आ रही है, भी देख रहा था। ठीक है, आप प्लेयर्स के पैसे बड़े, सब हुआ, सब चीजें ठीक है। अबरार का नाम नहीं है, जो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका टेस्ट मैच का बॉलर है, उसका नाम नहीं है। मतलब समझ नहीं है ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था क्या, ये क्या किया है इन लोगों ने, या ये क्या अपनी सीट्स पक्की करे, करना क्या चाह रहा है हमारा बोर्ड। सर आप इस चीज का अंदाजा लगाएं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की आप बात कर रहे हैं, फहीम अशरफ की 10 विकेटें भी नहीं है पिछले 3 साल में पाकिस्तान के लिए। 4-4 6-6 मैच हर फॉर्मेट में फहीम ने खेले हैं, उनके 10 आउट भी नहीं है। ठीक है, फहीम अशरफ इस सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है। हसन अली की इंतहाई बिलो एवरेज परफॉर्मेंस है, हसन अली सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में है। ठीक है, आपके लिए अबरार ने, आपको मार पड़ी पिंडी में, अबरार ने मुल्तान में आके 11 आउट कर दिए। 38 विकेटें हैं अबरार की, ख्याल है 12 टेस्ट मैचेस में। श्रीलंका में उसने आउट किए, होम सीरीज में आपको 2
होम सीरीज में उसने अच्छी परफॉर्मेंस है, आपने उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में ही नहीं रखा। जबकि आपके लिए इमाद वसीम ने, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आखिरी वनडे शायद 2021 में खेला था, या 2019 में या 21 में इमाद ने आखिरी वनडे बीस खेला में, था आपके लिए। 20 में कोविड हाँ टाइम्स 20। में। और इमाद वसीम अब आपकी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की सी कैटेगरी में। मतलब आप सिर्फ ये कमाल नहीं, कमाल ही हो गया। साउथ शकील जो श्रीलंका में रन करके आए हैं, जिन्होंने मेरा ख्याल है करियर की 12 टेस्ट मैचेस में या 8 टेस्ट मैचेस में हर टेस्ट में हाफ सेंचुरी स्कोर की है, साउथ शकील को आप डी कैटेगरी में रख रहे हैं। मतलब ये सिर्फ कमाल नहीं, कमाल ही हो गया, ठीक है। और इमाद को आप सी कैटेगरी में रख रहे हैं, अबरार को आप रख ही नहीं रहे, फहीम अशरफ को मतलब यार देखें, इफ्ती को जिस जो आपके पिछले पूरे साल 1.5 साल का सबसे कंसिस्टेंट प्रोलिफिक रन स्कोरर है, वनडे क्रिकेट हो जाए, ऑस्ट्रेलिया में T20 वर्ल्ड कप हो जाए, फिर आपकी जो वनडे में भी रीसेंट परफॉर्मेंसेज हैं यार, ये एशिया कप की परफॉर्मेंस हो जाए, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट होम सीरीज हो जाए, इफ्ती ने अफगानिस्तान हर जगह इफ्तिखार ने रन करके दिए हैं। इम्बैलेंस नजर आ रहा है आपके जो अब जैसे आप कहते हैं ना कि कोई एक सिस्टम होता है ना, आपको समझ आता है यार, हाँ ये प्लेयर तीनों फॉर्मेट खेलता है ये एक कैटेगरी में, चलो ये 2 फॉर्मेट खेलता है इसको बी कैटेगरी दे दो, ये ऑन एंड ऑफ खेलता है तो इसको सी कैटेगरी, कुछ समझ ही नहीं आ रही। आपने सबसे ज्यादा जो एक चीज सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में मुझे दिखाई दी है कि आपने जो टेस्ट मैचेस खेलने वाले प्लेयर है ना, आपने उन्हें खुडे लाइन लगाया, आपने उनको तुम टेस्ट मैचेस खेलते हो, तुम्हें तो हम सबसे निचली कैटेगरी देंगे। अजहर आपके टेस्ट मैचेस खेलते थे, चले वो तो अब रिटायर हो गए। नुमान अली टेस्ट मैचेस खेलते हैं, नुमान अली का जिक्र ही नहीं है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में। और जिसने मतलब लास्ट मैच आपको जिताया है जो सीरीज में, विद एग्जैक्टली इब्रार। एग्जैक्टली नो हाँ एग्जैक्टली नोमान अली का जिक्र ही नहीं है, अबरार अबरार अहमद का जिक्र ही नहीं है, साउथ शकील डी कैटेगरी में। ये स्पेशलिस्ट टेस्ट क्रिकेटर हैं। आप अक्सर हर गली मोहल्ले में एक ही सवाल पूछे, यार जेम्स नुमान, एंडरसन इतना आपको अरसा ये नहीं खेल गया, लगता यार जेम्स एंडरसन, आपको तो बोलते जेम्स हैं एंडरसन इसलिए इतना अरसा खेल गया कि उसका क्रिकेट बोर्ड उसको फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा था। उसका क्रिकेट बोर्ड का जो कॉन्ट्रैक्ट था वो इतना था कि दुनिया में उसे लीग खेलने की जरूरत ही नहीं थी, तो पर इसलिए जेम्स मेरा एंडरसन इतनी दफा क्वेश्चन इतना इसी से अरसा ही खेल है गया। कि क्या बोर्ड ने कहीं ये तो नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट कमेटी चल रही है, आगे इलेक्शंस भी इन्होंने करवाने हैं, तो वो तो नहीं है कि बस निकालो इस चीज को कि ये चीजें रिजॉल्व हो जाए, क्योंकि हमारे यहाँ ये भी है कि पॉलिटिकल चीजें चेंज होती हैं, बोर्ड चेंज होता है। सो उस चीज को भी इन्होंने देखना कि अच्छा वो चीजें इंटरफेयर ना इतनी करें, क्योंकि बोर्ड के भी मामला को इतने अच्छे तो चल नहीं रहे ना। बोर्ड भी क्रिकेट पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस के शेडो में आके अपने आप को चीजें साइड पे कर लेता है। ये एक चीज है पाकिस्तान में। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, आप भी उन लोगों को जानते हैं जो ये फैसले करते हैं, मैं भी उन लोगों को जानता हूं। वो लोग कुछ भी हो जाए ना, वो बोर्ड बोर्ड में रहते हैं, वो कहीं भी नहीं जाएंगे। और वो उन लोगों को हैरत की, सबसे अफसोस की बात यह है कि जिन लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, वो जो 5-7 चेहरे हैं वही हर काम कर, उन लोगों को प्लेयर्स का भी पता है, वो लोग क्रिकेट भी देखते हैं, उन्हें उन्हें हर चीज का पता है। अफसोस सिर्फ ये है कि डिस्पाइट ऑफ नोइंग एवरीथिंग, हर चीज का आपको पता है कि यार ये अबरार है, ये डोमेस्टिक में कितना रगड़ा खा कर आया है, ये नुमान अली जिसका 35-36 साल की उम्र में पाकिस्तान का डेब्यू हुआ है यार, ठीक है। आप उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकाल रहे हैं, अबरार का सेंट्रल। और देखें, आप कोई भी हुकूमत आ जाए, कुछ भी हो जाए, जिन लोगों ने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है, जिन लोगों ने ये सारी कंडीशंस लिखी हैं, जिन्होंने ये सब इधर ही रहेंगे, ये सब कहीं भी नहीं जाएंगे। और अफसोस की सबसे बड़ी बात यह कि इन लोगों को ये सब कुछ पता है कि यार कौन सा प्लेयर किस फॉर्मेट में खेलता है, उस फॉर्मेट में उसने क्या किया है। सारा दिन रात तो ये डेटा बना के निकाल के आप इनकी वो देख लें, लैपटॉप देख लें उठा के, डेटा ही डेटा, डेटा ही डेटा इनके पास होता है। उसके बावजूद आपने, मैं कहता हूँ, ज्यादती की है। ये सब इसके लिए एक ही वर्ड इस्तेमाल हो सकता है, रोज ज्यादती। आपने ज्यादती की है उन प्लेयर्स के साथ जो स्पेसिफिकली टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। अबरार का आप कह लें, नोमान अली का कह लें, साउथ का कह लें, इफ्ती जो वाइड बॉल में परफॉर्म कर रहा है उसका कह लें, और जो नहीं बेचारे खेल रहे, फहीम नहीं परफॉर्म कर पा रहा, आपने उसको भी डी कैटेगरी दे दिया। सरफराज, हसन अभी बिल्कुल कम बैक सरफराज कर भी रहा इस है। कैटेगरी में आता है, उसको भी आपने डी सरफराज, में रखा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, सरफराज ने आपको आपने टेस्ट में बड़ी तो, टेस्ट जबरदस्त मैंने बात जो की भी है है, आपने उन बड़ी सबको खुडे जबरदस्त लाइन बात लगा की दिया। है नुमान के, वो सबको जानते हैं और मजे की तो हमें भी जानते हैं कि ये भी बात करेंगे, होना फिर भी कुछ नहीं है। मैं पूछ ये रहा था कि कौन सी इस वक्त ऐसी टीम है अपार्ट फ्रॉम पाकिस्तान, चलो हमने कर लिया डायसेक्ट जितना था, कि ये टीम कंप्लीट है, इसका हर चीज इन्होंने कंप्लीट की है, बैटिंग बॉलिंग, कौन सी आपको इस वक्त टीम लग रही है? मेरा जो पर्सनली मेरा ख्याल है कि अश्विन के आने से इंडिया बहुत कंप्लीट हो गया, बिकॉज मुझे बड़ा डर था कि यार अश्विन ना रखें। अश्विन, क्योंकि अश्विन अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ गुड प्लेयर, अश्विन का जो क्रिकेटिंग माइंड है, इट्स स्पॉट ऑन। अश्विन एक एक ना सिर्फ एक बहुत बड़ा खिलाड़ी है, बल्कि वो, उसका जो दिमाग है ना, वो उसका उसका दिमाग बहुत चलता है। सो इंडिया को अश्विन का बहुत एडवांटेज होना है वर्ल्ड कप में, ये आप देख लीजिएगा।
कि अश्विन इज गोइंग टू मेक द रियल डिफरेंस। फिर अफगानिस्तान है, उनके स्पिनर्स का इंपैक्ट बहुत रहेगा, खास तौर में उन्होंने, अफगानिस्तान ने कोई एक आध अपसेट वर्ल्ड कप में करना है, या वो न्यूजीलैंड को जुड़ जाएंगे, या वो ऑस्ट्रेलिया को कुछ 7-8 आउट करके आखिरी एक आध बैट्समैन से रन खा लेंगे। दूसरा, न्यूजीलैंड विलियमसन के आने से बहुत स्ट्रांग हो गई है। इंग्लैंड, आई पर्सनली बिलीव, एक सबको बड़ा सरप्राइज करेगी कि इंग्लैंड की टीम, बिकॉज कंप्लीट पैकेज है उनके पास। मोइन, आदिल, बटलर, लिविंगस्टन, हैरी ब्रूक्स आ गए, एक एक बड़ा सॉलिड स्क्वाड लग रहा है। फिर ऑस्ट्रेलिया इस अब की बार, क्योंकि एस्टन एगार भी बाहर हो गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया हमेशा से बड़े टूर्नामेंट की टीम रही है। मतलब हम्म। क्रंच सिचुएशन में मैच फंसा हुआ है, वहां से परफॉर्म करने वाली टीम रही है। वेस्ट इंडीज आपके पास है नहीं, बांग्लादेश के अपने मसाइल चल रहे हैं, तमीम का जो झगड़ा चल रहा है शाकिब के साथ, बांग्लादेश भी कोई एक आध मैच में अच्छी परफॉर्मेंस दिखा देगी। श्रीलंका, उनके लिए सबसे बड़ा सेटबैक हसारंगा का है। हसारंगा की जो इंजरी है, साउथ अफ्रीका को वही कैसे उनकी। देख रहे हैं? किसको? साउथ अफ्रीका। साउथ, देखें, साउथ अफ्रीका का जो टर्न अराउंड रहा है, स्पेशली विद बबुआ परफॉर्मिंग, फिर उसके बाद विद हेनरिक क्लासन गेटिंग इनटू फॉर्म, वो एक ऐसा फैक्टर है कि साउथ अफ्रीका की टीम को भी जो है ना, वो आप रूल आउट नहीं कर बट सकते। उसमें एक चीज है कि एंड्रिक नॉर्गे से जाने से उनको होगा, क्योंकि वो इंजर्ड है। और वो वाला बॉलर है जो डरा के आउट करता है, वो जो शुएब अख्तर की जुबान में कहते हैं दिलेरी वाला बॉलर, कि एक वो मिसिंग है, क्योंकि रबाडा के साथ उसकी पेयरिंग बड़ी कमाल थी। ये आउट भी करके देते थे वो तो, बमूमा और क्लासन तो कर ही देते। इवन मार्करम वगैरह भी उनके तगड़े प्लेयर्स हैं, और काफी ज्यादा वो स्कोर करते भी आ रहे हैं। ड्यूसन का बड़ा मुझे फील आता है कि वो बड़ा वाइटल रोल प्ले करेगा। क्लासन ने तो खैर बड़ी ही जबरदस्त इनिंग्स खेल रही है। ऑस्ट्रेलिया का आप कैसे देख रहे हैं लबुशेन के आने से? क्योंकि उसने बहुत परफॉर्म किया, वो बेचारा बड़ा डिसहार्ट हो गया था कि उसका नाम नहीं था, लेकिन उसके बाद ही उसने धड़ाधड़ सेंचुरियां लगा दी हैं, धड़ाधड़ स्कोर किए हैं अगेंस्ट साउथ अफ्रीका और इंडिया। देखिए, ये है कि सबसे पहले आपने साउथ अफ्रीका का कहा, नोकिया का बहुत बड़ा सेटबैक है। और ये वर्ल्ड कप ऐसी कोई नहुसत है फास्ट बॉलर्स के लिए। हमारा नसीम इंजर्ड हो गया, उधर से नोकिया इंजर्ड हो गया, इधर से स्पिनर्स देखें तो हसरंगा बाहर हो गया, एस्टन है। तो ये चीज बड़ी बड़ी डेंट करेगी साउथ अफ्रीका को। लेकिन उसके बावजूद भी, ये जो खास तौर पे जो बैटिंग है साउथ अफ्रीका के पास, बुमा जिस तरह की फॉर्म में है, मार्करम, वेंडरडूसन और हेनरिक क्लासन, ये तीनों ऐसे प्लेयर हैं जो, जिस तरह हम पहले बात कर रहे थे कि अगर आप टेक्निकली साउंड हो तो आप किसी भी कंडीशन और किसी भी सिचुएशन में खेल सकते हैं। तो ये तीनों प्लेयर टेक्निकली साउंड है। दूसरा, इनके पास स्पिन बॉलिंग अटैक भी बड़ा जबरदस्त है। जहां तक ऑस्ट्रेलिया की बात है, तो ऑस्ट्रेलिया ज्यादातर रिलाय उन्हीं प्लेयर्स पे कर रहा है जो बड़े क्लासिक प्लेयर ऑस्ट्रेलिया के लिए रहे हैं ओवर द इयर्स। डेविड वार्नर हो गए, लेकिन जो एक्स फैक्टर है वो मिचेल मार्श और कैमरन ग्रीन का जो फैक्टर है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि कैमरन ग्रीन ने इन्हीं पिचेस पे खेला आईपीएल 1.5-2 महीने, सेंचुरी भी की हुई है मुंबई के लिए। तो कैमरन बहुत बड़ा बैट्समैन है, वो बड़ा। और वो जिस तरह आप दिलेरी वाला बात कर रहे थे, कैमरन ग्रीन भी वो दिलेरी वाला फैक्टर जो है वो प्रोवाइड करता है ऑस्ट्रेलियन लेकिन टीम। कैमरन ग्रीन का अनुमान ये नहीं आपको लगता कि ठीक है, वो बैटिंग तो बहुत अच्छी कर लेता है, अच्छा 50 निकाल देगा 30-35 गेंदों में, या अच्छा कर भी देगा, लेकिन अगर एज अ फिफ्थ बॉलर मैं देखूं तो वो एक वीकेस्ट मुझे लिंक नजर आता है। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया भी 6 बॉलर या 5 बॉलर के फॉर्मूले पे जाएगा, तो क्या फिर मैक्सवेल से बॉलिंग करवाएगा? ऑल्दो उसने 4 आउट कर दिए थे आखिरी मैच में, लेकिन हर रोज तो नहीं ना वो 4 आउट करेगा। देखिए, उसमें ना आपको ये चीज देखनी होगी कि आप खेल कहाँ पे रहे हैं। अगर हम्म। तो आप खेल रहे हैं चेन्नई में खेल रहे हैं तो आपका मैक्सवेल चल जाएगा। अगर आप दिल्ली में खेल रहे हैं जहां तेज विकेट है, वहां आपको कैमरन ग्रीन भी बॉलिंग करके दे देगा। तो विद कैमरन ग्रीन आपको ये डिसाइड करना है कि आप किस सरफेस पे मैच खेल रहे हैं। तो मुझे ये लगता है कि ऑस्ट्रेलिया जिस तरह की टीम है, और जिस तरह का उनका वो फाइटिंग स्पिरिट और फाइटिंग नेचर रहता है, रिस्की किस्म का वो रहता है, वो रिस्क ले लेंगे कैमरन ग्रीन का। और वो कैमरन ग्रीन और मैक्सवेल के दरमियान जो है, वो इस तरह की स्ट्रेटेजी और इस तरह का प्लान जो है वो अडॉप्ट करेंगे कि 5-5 ओवर करवा लिए, या सिचुएशन के हिसाब से हम्म। स्नीक इन कर लिया 1 ओवर 2 ओवर के लिए। लेकिन उसके बावजूद आप बाकी उनके बॉलर्स देखें तो वो बहुत तगड़े हैं। स्टार्क हो बिल्कुल। गया, हेजलवुड हो गया, एब्सोल्युटली। कमिंस हो गया, तो वो जैम्पा हो गए चौथे बॉलर। तो उसमें जो है ना, ऑस्ट्रेलिया की टीम वो 4 बॉलर्स के साथ बड़ी तगड़ी है। और मेरे नजदीक जो है, वो ऑस्ट्रेलिया डेफिनेटली वन ऑफ द कंटेंडर्स फॉर द सेमीफाइनल। लास्ट क्वेश्चन है नुमान, उसके बाद फिर आपको भी जाने देंगे, जाहिर है टाइम बहुत हो गया। एक अच्छी मेमोरी अपनी को बताएं 50 ओवर वर्ल्ड कप की, और एक सबसे बुरी मेमोरी क्या रही है जितने भी आपने वर्ल्ड कप देखे हैं अभी तक?
सबसे बुरी मेमोरी से मैं स्टार्ट करता हूँ, वो पाकिस्तान लूजिंग अगेंस्ट आयरलैंड इन 2007। ओए वो होए। मुझे याद है कि मैं जो है ना वो अगले दिन स्कूल नहीं गया था। मैंने कहा यार मेरी तबीयत खराब है। आई वॉज ओनली 10, मैं सिर्फ 10 साल का था। तो वो मुझे अभी तक जो है ना वो क्रिकेट एक एक मेमोरी मेरे जहन में है। और उसके अलावा 2011 जो इंडिया से हम मोहाली में हारे थे, तो एक तो ये मेमोरी। और सबसे अच्छी मेमोरी अगर आप पूछें तो दैट इज पाकिस्तान बीटिंग वेस्ट इंडीज। जो हमने वेस्ट इंडीज को शेर बंगला स्टेडियम में 23 मार्च 2011 को हराया था, दैट जी इज जी, प्रोबेबली माय फेवरेट जबरदस्त। मेमोरी। क्योंकि उस मैच में वो एक तो इट वाज 23 मार्च, वो हम्म। द होल स्टेडियम वाज सपोर्टिंग पाकिस्तान। और उस मैच में ना वो पीक पाकिस्तान परफॉर्मेंस निकली थी कि यार वेस्ट इंडीज की बड़ी तगड़ी टीम होगी, अपने घर में होगी। हमने 3 स्पिनर लगाए, हाफिज, अजमल और आफरीदी। उन्होंने ऐसी की तैसी करके रख दी वेस्ट इंडीज की बैटिंग की। तो ये मेरा ख्याल है जो मेरी क्रिकेटिंग मेमोरी में सबसे अच्छा जो मैच रहा है वो पाकिस्तान वेस्ट इंडीज का रहा है, 2011 वर्ल्ड कप का जो क्वार्टर फाइनल। वो मैच तो खैर ऐसे था ना कि एक तो छुट्टी भी थी, एक तो कोई एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था कि हम सेमीज तक भी जाएंगे जिन हालात में वो वर्ल्ड कप हम खेल रहे थे। फिर 10 विकेट से मार दिया वेस्ट इंडीज को। वो जो भी है 10 विकेट से हराना। और सामने मतलब गेल, सारवान, चंद्रपॉल, पोलार्ड और ये यहाँ से ये टीम, फिर उमर गुल का बड़ा एक इंपॉर्टेंट रोल होता था न्यू बॉल से। दूसरी जो आपने वर्स्ट मेमोरी की बात की है 2007 की, वो तो खैर बहुत ही ट्रेजिक थी, वो सबके लिए रही है, वो हम सबका एक बचपन का ट्रॉमा है वो एक। क्योंकि हम अपने बड़ों से सुनते थे 99 का, और लेकिन हमारे लिए 2007 है। सो हाँ, वी आर इवन। सो थैंक यू सो मच नुमान, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा बात करके, और आगे भी मैं आपको तंग करूंगा इसी तरह। नोमी ऑन द गो इनका फेसबुक पेज है यार, देखते रहा करो, बड़ा मजा आता है कंटेंट का। धड़ाधड़ कंटेंट आता है, ओमान से भी आता है, हर जगह से आता है। एंड विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रामेश, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं आप, करते रहें इसी तरह, लोगों को एंटरटेन करते रहें। और उम्मीद है जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात हो। थैंक यू।